Welcome to the class. In our discussions on sounds and words, today we move further to a new topic. We will try to understand another important thing about words. So until now we have looked at sounds, we have looked at differences between writing symbols and sounds. Then we looked at types of sounds. Then we look at how sounds combine together to make a word. So today we will talk about words in totality. So today we are going to discuss words and parts of words. They are called syllables. So with the help of our discussion today, we will be able to develop a broader sense of our understanding of words. So when we look at a word, we get to know that a word is definitely a combination of sounds in any language, particularly in English in this case. But there are several other important factors about words that we need to look at, that we need to understand. So, syllable becomes one such thing. तो हम आज वर्ड्स और syllable के बारे में देखते हैं, वर्ड्स और syllable के बारे में थोड़ा और समझते हैं, साउंड्स के बारे में हम जानते हैं, कॉन्सोनेंट और वावल साउंड्स के बारे में जानते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स प्रोड्यूस कैसे होता है इसके बारे में जानते हैं, वावल साउंड्स प्रोड्यूस कैसे होता है इसके बारे में जानते हैं, इंग्लिश में कितने वावल साउंड्स हैं, कितने कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं इसके बारे में भी जानते हैं. तो आज के डिस्कशन में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए वर्ड्स के बारे में हम थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे और खास करके वर्ड्स और वर्ड्स का एक पार्ट होता है जिसको syllable कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे. नाउ अगेन I will add here that our developed understanding about several components of words helps us do two things. Helps us know words inside out in English, helps us understand words with a greater degree, and our understanding about these things definitely makes us more confident in our pursuit of learning English as a language. So let's look at what this has to tell us. तो पहले ये देखिए कि वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स में syllable होते हैं. तो वर्ड्स में डिफरेंट टाइप्स के साउंड्स होते हैं और आप जानते हैं अब खासकर कि कोई भी वर्ड बिना वॉवेल के नहीं बनाया जा सकता. तो और एक वर्ड में एक syllable भी हो सकता है, दो syllable भी हो सकता है, तीन भी होते हैं, चार भी हो सकते हैं, कई वर्ड्स में चार से ज्यादा भी होते हैं. बट मोस्ट ऑफ द वर्ड्स इन इंग्लिश आर ईदर मोनोसिलेबिक, बाइसिलेबिक. मोनोसिलेबिक मतलब एक syllable वाला, बाइसिलेबिक मतलब जिसमें दो syllable हो, तीन syllable वाले वर्ड्स और चार syllable वाले वर्ड्स भी होते हैं. चार से ज्यादा syllable के वर्ड्स भी होते हैं इंग्लिश में, लेकिन बहुत कम. तो इसके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि syllable होता क्या है और syllable के बारे में जान करके हमको अंग्रेजी सीखने में कैसे फायदा मिलेगा, क्या इंप्रूव कर सकते हैं. तो इस बात पर ध्यान दीजिए, अपने आप इसकी जानकारी आपको अपने आप इंप्रूव्ड स्पीकर बनाएगी. ये देखिए, तो जैसे वर्ड्स में साउंड्स होते हैं उसी तरह syllables में भी साउंड्स होते हैं, लेकिन syllable साउंड्स और वर्ड्स के बीच की चीज होती है. जैसे जब हम कहते हैं एक वर्ड्स में कई साउंड्स होते हैं और एक वर्ड्स में कई syllable भी हो सकते हैं, मतलब एक, दो, तीन, चार और चार से ज्यादा भी. तो जब वर्ड्स में दो syllable, कुछ
थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल के तौर पर 1, 2 और 3 सिलेबल वाले वर्ड की चर्चा हम करेंगे, 4 सिलेबल वाले वर्ड की भी चर्चा हम करेंगे। तो अगर एक वर्ड में 2 सिलेबल है तो एक सिलेबल में भी कुछ साउंड्स होंगे। तो वर्ड्स के अंदर आने वाले साउंड्स डिफरेंट सिलेबल्स में बटे होते हैं। तो हम कैसे समझेंगे कि कौन सा सिलेबल किस वर्ड्स में कितने सिलेबल है? इसके लिए हमको सुनना पड़ता है। वी हैव टू लिसन टू वर्ड्स। लेकिन पहले हम इन चीजों को देखिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक सिलेबल में स्पीच साउंड्स का सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है। और सिलेबल्स एक सिलेबल वाले हो सकते हैं, 2 सिलेबल वाले हो सकते हैं, 3 सिलेबल वाले वर्ड्स होते हैं और 4 सिलेबल वाले वर्ड्स भी होते हैं और 4 से ज्यादा सिलेबल वाले वर्ड्स भी होते हैं। और जैसा मैंने बताया आपको कि किसी भी वर्ड में कई सिलेबल्स हो सकते हैं। तो अब हम पहले कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं मोनोसिलेबिक वर्ड के, 2 सिलेबल वाले वर्ड्स के, 3 सिलेबल वाले वर्ड्स के, 4 सिलेबल वाले वर्ड्स के। इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी और फिर हम थोड़ा सा वर्ड के बारे में भी और चर्चा करेंगे आज के लिए। तो ये देखिए, इस वर्ड को देखिए, सन, लाइफ, ब्रेक, टंग, 4 एग्जाम्पल लिया। जब हम इसको बोलते हैं सन, इसमें कोई ब्रेक नहीं है। लाइफ, इसमें भी कोई ब्रेक नहीं है, मतलब हम बीच में रुकते नहीं हैं। ब्रेक, इसमें भी कोई ब्रेक नहीं है। अच्छा एग्जाम्पल है टंग, इसमें भी कोई ब्रेक नहीं है। टंग की चर्चा हमने आर्टिकुलेटर्स को समझते समय में की थी। टंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकुलेटर है साउंड्स बोलने के लिए। हाँ, तो ये सारे एग्जाम्पल्स मोनोसिलेबिक वर्ड के हैं। फिर से मैं जानता हूं कि मैं इस चीज की चर्चा बार बार कर रहा हूं। आई नो वेरी वेल दैट आई एम mentioning one small point multiple times, but that is simply because I want this printed in you. I want you to have developed a clearer understanding that when we look at sounds, when we look at syllables, when we look at words, when we look at a speech, we talk about how we speak them, not how we write them. तो इस हिसाब से आप देखिए सन में क्या क्या साउंड्स हैं? स, अ, न। लाइफ में क्या क्या साउंड है? ल, आ, ई, फ। ब्रेक में क्या क्या है? ब, र साथ में आता है, ए, क। तो ये पहला, जैसा हमने पहले चर्चा की है, पहला वर्ड सन, कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, स, अ, न। लाइफ, consonant, vowel, consonant, vowel. La, consonant, a, vowel. Oh, sorry. So life is consonant, vowel, vowel, consonant. Consonant है la, a, vowel, e, दूसरा वॉवेल, फ, लास्ट कॉन्सोनेंट। ब्रेक में 2 कॉन्सोनेंट का क्लस्टर है, ब और र का, उसके बाद ए एज ए वॉवेल है, क एज ए कॉन्सोनेंट। तो सी सी वी सी, ये है सी सी वी सी। टंग देखने में इतना बड़ा वर्ड है, कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, ट, अ, ng, न, ग। सो इसको हम कॉन्सोनेंट क्लस्टर की तरह भी देखेंगे।
तो ब्रेक में कॉन्सोनेंट क्लस्टर बिगिनिंग में है, टंग में कॉन्सोनेंट क्लस्टर एंड में है। लेकिन ये सारे के सारे चारों वर्ड्स मोनोसिलेबिक वर्ड है। इस वर्ड में एक ही सिलेबल है कहीं, क्योंकि बीच में कोई ब्रेक नहीं है। अब इस ब्रेक को समझने के लिए दूसरे वर्ड्स पर जब हम ध्यान देंगे तो ये और क्लियर हो जाता है। अब आप देखिए वर्ड्स विथ 2 syllables। यहां देखिए टाइगर, टाइगर। तो पहला वर्ड टाइगर, तो पहले इस पर इसके साउंड्स पर ध्यान दीजिए। इसमें क्या क्या साउंड्स हैं? ट, आ, ई, ग, र। तो इसको जब आप देखेंगे सो पहला वर्ड में है ट कॉन्सोनेंट, आ वॉवेल, ई वॉवेल, ग कॉन्सोनेंट, अ वॉवेल और र कॉन्सोनेंट। तो इस तरह से ये वर्ड बनता है। हम साउंड्स पर ध्यान दिए, हमने साउंड्स पर ध्यान दिया, हमने उसके अरेंजमेंट पर ध्यान दिया। अब आप देखिए तो इसमें 2 पार्ट हैं, ठा, थाई, थाई, गर। सो ये यहां से ब्रेक होता है, ठाई, गर। ट, आ, ई एक साइड में है और गर दूसरा है। तो इसमें इसलिए इसको हम 2 सिलेबल वाला वर्ड कहते हैं। दूसरा देखिए पॉलिस, पॉलिस। क्या क्या साउंड है इसमें? प, ओ, ल, ई, स। मतलब प कॉन्सोनेंट, ओ वॉवेल, ल कॉन्सोनेंट, ई वॉवेल, स कॉन्सोनेंट। तो इसका ब्रेक यहां से होता है। प और ओ एक सिलेबल है, पो, लिस दूसरा है, ल, ई, स दूसरा सिलेबल है। तो इसी तरह से आप 2 और भी वर्ड्स देखेंगे, बिटवीन। इसमें भी 2 सिलेबल है, बिट, बीन, बिट, वीन। सो इसमें इसको ऐसे लिखते हैं, बिट, वीन। मतलब कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वॉवेल वॉवेल कॉन्सोनेंट। तो इस तरह से ये 2 सिलेबल वाले वर्ड है। अब यहां पर 1 मिनट रुक करके, मैरिज है चौथा एग्जाम्पल, उसमें भी 2 सिलेबल है, मैरिज, मैरिज, मैरिज। तो इसके बारे में हम फिर कभी चर्चा, मैरिज के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो आप ऐसे देखिए हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स हैं, टाइगर, पुलिस, बिटवीन। 2 सिलेबल वाले वर्ड्स के 3 एग्जाम्पल। 3 words which have got 2 syllables each. Now please pay attention to each syllable. So each syllable has got some sounds. So in tiger, first syllable has got 3 sounds, second syllable has got 3 sounds. In police, first syllable has got 2 sounds and second syllable has got 3 sounds. In between, first syllable has got 3 sounds and second syllable has got 4 sounds. Among these sounds, each syllable definitely has got a vowel sound in them. Please pay attention. There is no syllable without a vowel, which means, and it's only rational to say, when we say every word must have a vowel sound in it. And since a word can also be a syllable by itself, so we can definitely say every syllable must have a vowel sound in it. Every syllable must have a vowel sound in it. And then it becomes, then things start falling in place. We get to understand the break in these words,
we get to see the organization of these sounds in the word, and also understanding this break helps us look at how we pronounce them. So if we say sun, life, break, tongue, we need to say words with 2 syllables with a little bit break. Tiger, police, between, 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 between. So, understanding this break gives us better pronunciation of these words, which makes us not only more confident, it also helps us become more audible. People can understand with greater clarity when we speak words with a knowledge of syllabification. Therefore, this basic rudimentary understanding of syllable system in a word, which is also known as syllabification in word, is important for us to pay attention to every word that we learn. I am going to show you few more words with more syllables. But before I move to that, I would request you again to do this exercise in 2 different parts. First, you take an example of 20 words, any random 20 words, and go through the same type of exercise that you have been doing. Namely, write down their sounds first and then see the break in that. See how we say that. If you need, get help from a dictionary. Most of the time dictionaries have indicated syllable breaks. And then see, do your syllables have vowels in them? Repeat this exercise from the other side. You try to find out words, few words, 5 words with 1 syllable, 5 words that have got 2 syllables, 5 words with 3 syllables, and 5 words with 4 syllables. This will give you even greater confidence in understanding syllabification and words. Let's look at now some words with 3 syllables. So here we have got words like energy, capital, heritage, suffering. Just some random examples. So what are the syllables in energy? A, ner, G. Capital. Capital. 3 syllable इस word में heritage. Heritage. 3 syllables. Suffering. Suffering. इसी तरह से हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जो 4 syllable के होते हैं. जैसे invisible. So, invisible. 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 Education. Education. Aquarium. Aquarium. Infinity. Infinity. Now, something worth paying attention to is when I am breaking them down into 4 syllables and 3 syllables, I am of course saying them very slow. In a normal speech, nobody would speak that way, like invisible. We say invisible. But if we pay very close attention to that also, we can clearly, audibly find out 4 distinct syllables in fast speech also. And a kind of break between syllables makes it more understandable, helps us become clearer. So you understand here
So again, let's go through this example. Let's take one example from each of these two sections. So from 3 syllables, I am taking this example. So what is this? In this one, you have capital. So in this one, you have CV, CV, CVC. 3 syllables with this structure. So you see, every syllable has got a vowel in it. 3 syllables. In this one, we take an example of invisible. So you look at this, in, V, C, CV, CV, CCV. So 1, 2, 3, 4 syllables. Invisible. In this one, bull, ba and la is a cluster. But whether it's a cluster or not, it must require a vowel. And thus we get syllables. Again, it helps us pronounce English words well. That is, our understanding syllabification helps us pronounce English well, helps us improve English pronunciation. So this is about syllables in a word. Syllables के बारे में थोड़ा सा और अगर जानेंगे तो ये अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगी. तो अभी तक हम क्या जानते हैं सिलेबल के बारे में? अभी तक हम ये जानते हैं कि कुछ वर्ड्स 1 सिलेबल के भी हो सकते हैं, कुछ वर्ड्स 2 सिलेबल के होते हैं, कुछ वर्ड्स 3 सिलेबल के होते हैं, कुछ वर्ड्स 4 सिलेबल्स के होते हैं और कुछ 4 से ज़्यादा के भी हो सकते हैं. हम ये भी जानते हैं कि जैसे वर्ड्स में वॉवेल का होना जरूरी है, हर सिलेबल में भी वॉवेल का होना जरूरी है. और सिलेबिफिकेशन समझने से प्रोनाउंसिएशन में आसानी होती है, ये जानते हैं. और इस तरह से हम वर्ड्स को भी ठीक से जानते हैं कि जैसे वर्ड्स में डिफरेंट साउंड्स होते हैं, उसी तरह से वर्ड्स सिलेबल में भी साउंड्स होते हैं और एक वर्ड में कई सिलेबल भी हो सकते हैं. इसी तरह एक सिलेबल में कई साउंड्स भी होते हैं. तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि साउंड, सिलेबल्स, वर्ड, साउंड सबसे छोटा यूनिट है, सिलेबल उससे बड़ा यूनिट है और वर्ड उससे भी बड़ा यूनिट है. ठीक है. अब हम थोड़ा सा और अगर देखें, बस जनरल जानकारी के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, तो सिलेबल में कई तरह की चीजें होती है. जैसे एक चीज होता है न्यूक्लियस, ऑनसेट, राइम, कोडा. इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपका ध्यान खासकर न्यूक्लियस पर चाहता हूं, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि हर सिलेबल में एक वॉवेल का होना जरूरी है. तो जो वॉवेल में, जो सिलेबल में वॉवेल साउंड्स होते हैं, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं. और ये न्यूक्लियस से आप इस बात को समझ सकते हैं कि बिना न्यूक्लियस के न सिलेबल बन सकता है, न वर्ड बन सकता है. इसीलिए हम ये कहते हैं बार बार जोर देकर कि हर वर्ड में वॉवेल साउंड होना चाहिए, हर सिलेबल में वॉवेल साउंड होना चाहिए, क्योंकि बिना वॉवेल साउंड के अगर सिलेबल संभव नहीं है तो वर्ड भी संभव नहीं है. इसीलिए वॉवेल साउंड बेसिक फंडामेंटल साउंड है वर्ड के लिए. और जब आप इसको पढ़ के देखिए, जब आप इसको देखेंगे तो ऑनसेट जानना जरूरी होता है, न्यूक्लियस जानना जरूरी होता है, राइम जानना जरूरी होता है, फिर हम कोडा किसको कहते हैं, ये डिटेल स्टडी की चीज़ है, लेकिन हमारे लिए न्यूक्लियस का समझना जरूरी है. अब इससे आपके अंदर में ये क्यूरियोसिटी होगी कि जब किसी एक सिलेबल में 2 वॉवेल होंगे तो कौन सा न्यूक्लियस होगा. ये जानकारी आपको आपकी क्यूरियोसिटी से मिलेगी, और जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा पता चलेगा. फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग ऑफ इंग्लिश, दिस मच इंफॉर्मेशन is required for you.
this much information is important to keep in mind. This much information is important to know about word, and it makes us confident learner and therefore a confident speaker. तो थोड़ा सा और हम वर्ड के बारे में देखते हैं, समझते हैं कि ये, और थोड़ा सा हम वर्ड के बारे में और समझते हैं कि कैसे इस तरह की जानकारी हमको ज़्यादा कॉन्फिडेंट स्पीकर बना देगा. हाउ वी कैन डेवलप मोर कॉन्फिडेंस, बिकॉज प्लीज रिमेंबर, confidence and good kind of confidence packed with your understanding makes the difference. तो वर्ड एक मीनिंगफुल एलिमेंट है, मीनिंगफुल एलिमेंट है स्पीच के लिए, राइटिंग के लिए, एंड इट इज यूज्ड विद अदर वर्ड्स टू फॉर्म ए सेंटेंस. हम सेंटेंस के बारे में बाद में चर्चा करेंगे. खासकर इंग्लिश में और दूसरे लैंग्वेज में भी स्पेस दे करके दो वर्ड को अलग किया जाता है. आप इसी सेंटेंस को देखिए, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है. तो अ एक अपने आप में वर्ड है, सिंगल अपने आप में वर्ड है, डिस्टिंक्ट अपने आप में वर्ड है, मीनिंगफुल अपने आप में वर्ड है, मीनिंगफुल. आप देखिए इन सारे वर्ड्स पर ध्यान दीजिए, आपको अपने आप सिलेबिफिकेशन समझ में आएगा. जब हम बोलते हैं मीनिंगफुल, तो ये ब्रेक के साथ ये पता चलता है कि ये वर्ड मीनिंगफुल 3 सिलेबल वाला वर्ड है. डिस्टिंक्ट 2 सिलेबल वाला वर्ड है. सिंगल 2 सिलेबल वाला वर्ड है. तो हम कुछ भी पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो इसमें इसकी जानकारी इंपॉर्टेंट होती है. तो ये सारे जो अभी आपने पहले भी देखे हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं वर्ड्स के. बीज, हेयर, मैटर, टॉल मोनोसिलेबिक वर्ड है, इसको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता. टॉल इसका कैसे लिखेंगे? ट ओ ल. तो ये CVC बहुत ही सिंपल वर्ड है. ओके, तो अब एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है वर्ड में, जो खास करके इंग्लिश के लिए और दूसरे लैंग्वेजेस के लिए भी, लेकिन खासकर इंग्लिश के लिए इंपॉर्टेंट होता है. इससे हमारा स्पीच और स्पोकन इंग्लिश और भी इंप्रूव होता है. उसको कहते हैं स्ट्रेस पैटर्न. ये भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके अगर हम ध्यान देंगे और सीखेंगे तो ये आसान दिखने लगता है. और जब आपको ये आसान दिखेगा और इसकी समझ डेवलप होगी, उसका असर आपके बोलने पर पड़ेगा, तो वो अपने आप आपको कॉन्फिडेंट बनाएगा. इसलिए इसकी जानकारी जरूरी है. मतलब when we learn little more about these aspects like syllabification and stress pattern, you begin to understand with simple facts, simple elements of these things. And this beginning of our understanding about these things has an impact on how we speak. And the moment the quality of our spoken language becomes improved, improvised, it adds lot to our confidence. So let's look at 2 basic facts about stress patterns in English. So एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, परेशान होने वाली बात नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्ट्रेस पैटर्न इंग्लिश में अनप्रेडिक्टेबल होता है. मतलब ये इंट्यूटिव होता है. जो लोग अंग्रेजी फर्स्ट लैंग्वेज की तरह बोलते हैं, मदर टंग की तरह बोलते हैं, उनके लिए ये बिल्कुल इंट्यूटिव होता है. लाइक देयर आर मेनी थिंग्स इंट्यूटिव इन आवर लैंग्वेजेस. सो I'll give you an example. Some of us speak Hindi. So Hindi is a language where gender has a role to play in grammar. मतलब हर नाउन का जेंडर होना जरूरी है और वो सेंटेंस में दिखता है.
जैसे हम कहते हैं चाय अच्छी है, तो ये हमारा इंट्यूटिव नॉलेज है कि चाय फेमिनिन है, इसीलिए हम कहते हैं चाय अच्छी है। इसको हम इंट्यूटिव नॉलेज कहते हैं। अब चाय फेमिनिन क्यों है, इसका कोई रैशनल जस्टिफिकेशन नहीं है। तो जेंडर की जानकारी इंट्यूटिव जानकारी है हिंदी स्पीकर्स के लिए। कुछ जेंडर्स में कुछ नाउन्स बायोलॉजिकल जेंडर इंपॉर्टेंट होता है, तो वहाँ वो उतनी बड़ी बात नहीं है, वो सिंपल सी चीज़ है। लेकिन बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जिसमें जो क्यों मैस्कुलिन है, क्यों फेमिनिन है, इसका कोई रैशनल जस्टिफिकेशन नहीं है। और जब इस तरह का रैशनल जस्टिफिकेशन नहीं होता, उसको हम इंट्यूटिव जानकारी कहते हैं। इसी तरह स्ट्रेस पैटर्न इंग्लिश के लिए इंट्यूटिव जानकारी है। लेकिन अगर हम थोड़ी बहुत चीज़ें उसके बारे में पैटर्न्स को ऑब्जर्व करें और सीखने की कोशिश करें, तो स्ट्रेस पैटर्न को सीख भी सकते हैं। जैसे जब डाइसिलेबिक वर्ड होता है, मतलब 2 सिलेबल वाले वर्ड्स होते हैं, तो वो नाउन्स भी हो सकते हैं और एडजेक्टिव्स हो सकते हैं। तो अगर 2 सिलेबल वाला वर्ड नाउन है, तो उसमें स्ट्रेस पहले सिलेबल पर आएगा। अब एग्जाम्पल की तरह देखिए, जैसे हमारा वर्ड है अगर प्रेजेंट, 2 सिलेबल वाला वर्ड है, प्रेजेंट, प्रेजेंट। तो इसमें देखिए कॉन्सोनेंट का क्लस्टर है, एक वावेल है, फिर ज ए कॉन्सोनेंट का क्लस्टर है इन प्रेजेंट। तो इसमें पहला सिलेबल स्ट्रेस्ड है, तो इसको बोलते समय में हम बोलते हैं प्रेजेंट। लेबल स्ट्रेस के साथ भी बोलते हैं प्रेजेंट, लेकिन जब हम बोलते हैं प्रेजेंट, तो पहला सिलेबल स्ट्रेस्ड होता है, तो हमको पता चलता है कि ये नाउन है। टाइगर, पहला सिलेबल यहां भी स्ट्रेस्ड हो जाता है। इसी तरह से जब डाइसिलेबिक वर्ब्स होते हैं, तो उसमें लास्ट सिलेबल स्ट्रेस्ड होता है। तो जब हमारे पास वर्ड है जैसे इंक्रीज, तो पहला सिलेबल स्ट्रेस्ड नहीं होता है, इन स्ट्रेस्ड नहीं है, हम बोलते हैं कैसे हम इंक्रीज नहीं बोलते हैं, मतलब पहले सिलेबल को स्ट्रेस नहीं करते। इंक्रीज, बिगिन, दूसरा वर्ब है बिगिन। तो जब सेकंड वाला गिन स्ट्रेस्ड होता है वर्ब्स में, तो इस तरह से हम इस तरह के रूल्स को, इस तरह के पैटर्न्स पर ध्यान दे करके हम स्ट्रेस पैटर्न जैसे इंट्यूटिव चीज को भी सीख सकते हैं। वी कैन लर्न some intuitive information also by looking at patterns in English. And needless to say that good understanding of stress patterns of different types of words will definitely improvise the quality of our speech, because by putting stress in proper places, we will sound better. और जैसे जैसे हमारा स्पीच अच्छा होने लगता है, हमारा स्पीच इम्प्रूव्ड होने लगता है, हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगता है। तो इन चीज़ों की जानकारी के लिए हमको ये सिलेबिफिकेशन और स्ट्रेस जानना जरूरी है। तो आज हमने सिलेबिफिकेशन और स्ट्रेस पैटर्न के बारे में देखा वर्ड्स में। आप भी, जैसा मैंने आपसे पहले रिक्वेस्ट किया कि सिलेबिफिकेशन के लिए कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज कीजिए, उसी तरह से स्ट्रेस पैटर्न के लिए भी कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज करके देखिए। जब भी कोई वर्ड आपके सामने आता है, आपके जहन में आता है, आप समझना चाहते हैं, उसके सिलेबिफिकेशन पर ध्यान दीजिए, उसके स्ट्रेस पैटर्न पर ध्यान दीजिए। खुद ब खुद धीरे धीरे you will start speaking improvised English. Thank you very much.